आप सुन रहे हैं कहानी तू मेरी जिंदगी है, जिसे लिखा है जसलीन कौर ने और जिसे आवाज दी है रिद्धि त्रिवेदी ने। भाग 1। आरजू एक इंटेलिजेंट लड़की थी। उसने एमएससी इन कंप्यूटर साइंस की थी। इसके अलावा भी उसका दिमाग बहुत तेज था। वो अपने पापा की कंपनी में छोटी सी कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। उसके पापा की दूसरी पत्नी और उसकी बेटी सौम्या, उसके पहले पति की बेटी, ने इसे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। ये पढ़ने में तेज थी तो इसके पापा ने इसे अमेरिका भेज दिया पढ़ने। इसने डिग्री वही की, लेकिन वो ज्यादा देर वहाँ रह नहीं सकी और वापस आ गई। इसकी बहन पहले से ही पापा की कंपनी में काम कर रही थी। वो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी। उसके पापा ने सौम्या को ही कहा, आरजू को कंपनी में काम दे दो। उसने उसे अपनी असिस्टेंट की असिस्टेंट रखा। सौम्या को जो भी काम मिलता वो अपने असिस्टेंट के जरिए आरजू से करवाती और नाम उसका होता। उसका हर प्रोजेक्ट हिट होता और इनाम हर बार सौम्या को ही मिलता। आरजू को सब पता था, पर उसने अपनी मरती माँ को वचन दिया था कि वो अपने पापा के साथ ही रहेगी और उनकी हर बात मानेंगी। उसने ऐसा ही किया। वो अपने पापा की हर बात मानती थी। जब वो छोटी थी तो वो सौतेली माँ और बहन की शिकायत पापा से कर देती थी, पर पापा सब सुनने के बाद उनकी ही बात को सच मानते थे। तब से इसने शिकायत करना छोड़ दिया। सब कुछ चुपचाप सहती रही। आरजू पहले ही कंपनी चली गई थी। सुबह नाश्ते के वक्त पापा बोले, आज शाम को मिस्टर राम सिंघानिया ने अपने बेटे राहुल की बर्थडे पार्टी दी है। उन्होंने सब छोटी बड़ी कंपनियों के मालिकों को परिवार समेत बुलाया है। वो राहुल के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बेटियों में से एक को चुने। इससे हमारी किस्मत भी जाग जाएगी, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। राहुल सिंघानिया भारत के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा था। उसकी आए दिन अखबार में फोटो आती थी, कभी किसी लड़की के साथ तो कभी किसी और लड़की के साथ। वो कभी भी किसी के साथ ज्यादा समय तक रिश्ता रखता नहीं था। आजकल वो मशहूर हीरोइन दिव्या के साथ हर खबर के फ्रंट पेज पर आ रहा था। हर मैगजीन में उसकी फ्लर्ट की कहानियां थी। पूरे देश में वो एक बिगड़ा हुआ अमीरजादे के तौर पर जाना जाता था। माँ बेटी दोनों नाश्ता करके सौम्या के कमरे में चली गई। सौम्या बोली, मैं नहीं जाऊंगी उस पार्टी में। वो कोई बंदा है, रोज नई लड़की के साथ घूमता फिरता है। कोई पागल लड़की ही उससे शादी करेगी। माँ, मुझे नहीं जाना। माँ बोली, ठीक है बेटा, हम पापा से बात कर लेते हैं। यहाँ आ, मेरी बात सुन। माँ ने उसे पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसका चेहरा खिल उठा। वो बोली, चलो पापा से बात करते हैं। उसके पापा अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। वो दोनों वहाँ आई। सौम्या बोली, पापा, मैंने सोच समझकर ये फैसला लिया है कि मैं ये चांस आरजू के लिए छोड़ती हूँ। आप पार्टी में उसे ही ले जाइएगा। मैं दिल से चाहती हूँ कि वो चुनी जाए। बेटे, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम हमेशा आरजू के भले की ही सोचती हो। चलो ये भी ठीक है, मैं अब सिर्फ आरजू को ले जाऊंगा। उससे कहना कि शाम को तैयार रहे। कहकर वो सौम्या के साथ कंपनी के अंदर आ गए। शाम 7 बजे आरजू अपने पापा के साथ पार्टी में गई। बहुत ही बड़ी पार्टी थी। आलीशान हॉल में हर चीज एक से बढ़कर एक थी। आरजू ने हल्के हरे रंग का गाउन पहन रखा था और हल्का सा मेकअप किया था। वहाँ हर लड़की एक से बढ़कर एक महंगी ड्रेस पहनी थी और बड़े बड़े सैलून से तैयार होकर आई थी। आरजू उन सब में से अकेली चमक रही थी और ऐसी चमक किसी और में नहीं थी। पार्टी शुरू हो गई थी। सिंघानिया परिवार स्टेज पर आ गया। उन्होंने सबका वेलकम किया। सबने ताली मारकर उनका स्वागत किया। मिस्टर राम सिंघानिया ने सबका स्वागत करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं अपने बेटे के लिए भावी बहू ढूंढना चाहता हूँ। इसे आप स्वयंवर ही समझे। यहाँ आई लड़कियों में से मेरा बेटा जिसे भी पसंद करेगा, मैं उसी से उसकी शादी करा दूंगा। सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सब लड़कियां स्टेज के पास चली गई ताकि राहुल उसे पसंद कर ले। सब अमीर घरानों से ताल्लुक रखती थी। राहुल ने सबको देखा, फिर उसने हॉल में नजरें घुमाई। उसने देखा कि सभी लड़कियां स्टेज के पास थी। बस एक लड़की दूर कोने में बैठी आराम से कुछ खा रही थी। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो स्टेज से उतरा। सारी लड़कियां सीढ़ियों के पास हो गई। वो सब लड़कियों को पीछे छोड़कर उस अकेली लड़की की तरफ बढ़ गया। सब लड़कियां मायूस हो गई।
राहुल उस टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। लड़की बिना मुंह ऊपर किए अपनी बगल की कुर्सी पर शिफ्ट हो गई। उसे लगा कि कोई सीट मांग रहा है। राहुल वहां बैठ गया। वो उसे खाते हुए देख रहा था। वो उसके पास बैठा रहा। जब वो खाना खा हटी तो उसने उसका हाथ पकड़ा और स्टेज की तरफ ले आया। सब लड़कियां उस लड़की को देख रही थी और उससे जल रही थी। उसने साधारण सा हल्के रंग का गाउन पहन रखा था। राहुल ने उसके विरोध के बावजूद उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो उसे स्टेज पर ले आया और बोला, पापा, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। गुड चॉइस राहुल। आरजू परेशान हो गई। वो धीरे से बोली, मुझे ये शादी नहीं करनी, आप किसी और लड़की को ढूंढ लें। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर राहुल ने उसे कस के पकड़ रखा था। तभी सामने से आरजू के पापा आ गए और स्टेज पर आते ही बोले, मेरी बेटी की खुशकिस्मती है कि आपने उसे अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचा। फिर आरजू के पास आकर बोले, बेटी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता था कि ये तुम्हें ही चुनेगा। मिस्टर राम अपने बेटे के अय्याश स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने आरजू के फादर के सामने एक डील का लालच देकर ये शर्त रखी कि ये शादी आज के आज ही करवानी होगी। आरजू को कुछ पता नहीं था। उसे बिल्कुल नहीं बताया गया था कि पार्टी में ऐसा कुछ होगा। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि राहुल उसे शादी के लिए सिलेक्ट करेगा। सब तालियां बजा रहे थे। उसे कुछ स्टाफ के लोग अपने साथ ले गए और उसे दुल्हन की तरह सजा के वापस हॉल में ले आए। वहाँ बीचों बीच मंडप था। राहुल मंडप में खड़ा था और वो लोग आरजू को भी मंडप में ले आए। पापा की बात सुनकर उसने विरोध करना छोड़ दिया और चुपचाप फेरे लेती रही। उधर राम सिंघानिया ने कुछ पेपर साइन करके पापा को दिए। वो बहुत खुश दिख रहे थे। आरजू उनकी तरफ देखकर हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा मानो उसके पापा ने उसे बेच दिया हो। उसने मन ही मन अपनी माँ को याद किया। माँ, मैंने तुझसे किया वादा निभाया। बस आज से मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे इनके हाथों बेच दिया है। आज से मेरा उनका रिश्ता खत्म। जिस बाप को अपनी बेटी को विदाई पर रोने की बजाय हंसी आए, वो कैसा बाप। वो सोच में डूबी थी कि पंडित जी बोले, विवाह संपन्न हुआ। राहुल ने एक लेडी को उसे घर ले जाने को कहा। वो लड़की उसे एक लंबी सी कार में एक बड़े से घर में ले आई और उसे एक कमरे में छोड़कर बोली, मैडम, आज से यही आपका घर और यही आपका कमरा है। मेरा नाम लीजा है। मैं इस घर की हाउसकीपर हूँ। आपको कोई भी काम हो आप मुझे बता दीजिएगा। कहकर वो चली गई। आरजू को नए घर में अजीब लग रहा था। उस पर वो अकेली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद वो उठी और उठकर कमरे की अलमारी खोली। वहाँ लड़कियों की तरह तरह के कपड़े थे। वो सोच रही थी कि ये किसके हैं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने कहा, आ जाओ। लीजा थी। उसने अंदर आकर उससे कहा, ये कपड़े आपके हैं। सर ने खास आपके लिए मंगवाए हैं। आप कुछ लेंगी? उसने आरजू को कपड़ों को घूरते देखा तो बताया, नहीं, मुझे नींद आ रही है। ओके, फिर आप रेस्ट करें, लीजा बोली और चली गई। उसने एक ड्रेस निकाली और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम बहुत ही शानदार था। वो आराम से बाथटब में बैठ गई। वो सारे दिन की थकी हुई थी। नहाने के बाद वो आकर सो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो अकेली ही थी। वो खुद पर हंसी। ये कैसी शादी है? वो ब्रश करके कमरे से बाहर आई। वो सीधा किचन की तरफ आ गई। वो देखकर हैरान रह गई कि घर में कई नौकर थे। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। लीजा उसके पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग मैडम। फिर सबको बुलाकर बोली, सब ध्यान से सुनो, ये हमारी मैडम है। हमें इनकी हर बात माननी है। सब नौकर उसके पास बारी बारी से आए। उसे गुड मॉर्निंग कहा और अपना अपना नाम बताया। आरजू ने सबसे प्यार से बात की। फिर बोली, लीजा, मुझे बहुत भूख लगी है। लीजा ब्रेकफास्ट लेने गई तो आरजू अखबार देखने लगी। उसने जैसे ही अखबार सीधा करके खोला तो वो देखकर हैरान रह गई। राहुल की तस्वीर थी किसी मॉडल के साथ और ऊपर लिखा था कि राहुल सिंघानिया अपनी शादी के घंटे बाद ही रूबी के साथ थे। दोनों रात भर। भाग 2। आरजू ने अखबार बिना पढ़े ही साइड पर रख दिया। वो मस्त होकर नाश्ते का वेट करने लगी। तभी डोरबेल बजी। राहुल अंदर आया। उसने कल का शादी वाला ही सूट पहन रखा था। उसने आरजू की तरफ देखा और खुद भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आरजू ने उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहा।
राहुल ने उसे गुड मॉर्निंग कहा और आगे बढ़कर उसके पास पड़ा अखबार उठा लिया। उसने जैसे ही पेपर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आरजू की तरफ देखा और सोचने लगा, पेपर इसके पास पड़ा था, इसने भी देखा होगा, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सारी रात घर नहीं आया, उस पर इस तरह की खबर छपी है, फिर भी ये आराम से बैठी है। या तो ये ज्यादा ही सीधी है या फिर ज्यादा ही चालाक। नाश्ता आया तो आरजू मस्त होकर नाश्ता करने लगी। उसने राहुल की तरफ एक बार भी नहीं देखा। राहुल बिना नाश्ता किए उठकर चला गया। आरजू ने उसे जाते हुए देखा, फिर भी कुछ नहीं बोली। अपना नाश्ता करके वो कमरे में गई तो राहुल कमरे में नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो समझ गई कि राहुल नहा रहा होगा। फिर उसने फोन देखा, उसमें मैसेज था, सुबह 9 बजे ब्लू व्हेल क्लब। वो जल्दी से तैयार हुई और बाहर निकल गई। राहुल को कमरे में होती हलचल से पता लग गया था कि वो कमरे में है, लेकिन वो आराम से नहाता रहा। जब वो नहाकर बाहर आया तो वो कमरे में नहीं थी। वो तैयार होकर हॉल में आया और उसने लिजा से पूछा, आरजू कहाँ है? पता नहीं सर, कह गई है कि लंच बाहर ही करेगी, लिजा ने कहा। कहकर वो भी अपनी कार लेकर निकल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ गई होगी। कहीं वो अपने पापा की कंपनी में न चली गई हो। ये सोचकर वो अपनी कंपनी की तरफ जा रहा था कि उसके दोस्त रॉकी का फोन आया। कहाँ हो यार, आज सारा दिन पार्टी का वादा किया और भूल गया? हम तीनों कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम्हें याद भी नहीं। जल्दी आ जा। ओके, अभी आता हूँ। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कार दूसरी तरफ मोड़ ली। ब्लू व्हेल क्लब। रॉकी, उदय और ईशान तीनों ऊपर कमरे में बैठकर राहुल का ही वेट कर रहे थे। ये क्लब राहुल का था। 8:45 पर क्लब के बाहर एक बाइक आई। तीनों ने उस तरफ देखा। बाइक पर एक 25-26 साल का एक लड़का था जिसने लेदर की पैंट और जैकेट पहन रखी थी। उसके ब्राउन रंग के स्टाइलिश बाल थे। ऐसे लग रहा था मानो कोई मॉडल हो। वो तीनों उसे पहचानने की कोशिश करने लगे, पर कोई भी उसे नहीं जानता था। तभी सामने से राहुल आ गया। वो लड़का जल्दी से अंदर चला गया। उन्होंने देख लिया था कि वो लड़का राहुल से नजर बचा के अंदर आया है। हो सकता हो राहुल का कोई पुराना हिसाब किताब हो। वो अंदर आकर कॉर्नर की सीट पर बैठ गया। उसने सामने शीशे में खुद को देखा और शरारती स्माइल की। ये क्लब सुबह से ही चालू हो जाता था। यहाँ बड़ी बड़ी डील्स होती थी। वो बार बार टाइम चेक कर रहा था। कुछ ही देर में 2 आदमी एक सूटकेस के साथ अंदर आए। राहुल ऊपर अपने दोस्तों के पास आ गया। उसके आते ही तीनों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। ईशान बोला, स्वागत है हम तीनों में से सबसे पहले शादी करने वाले राहुल सिंघानिया का। सब तालियां मारने लगे। यार तुम लोगों को तो सब पता है, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? पापा के कहने पर शादी कर ली है। उसे इतना तंग कर दूंगा कि खुद ही तलाक दे देगी, राहुल बोला। लेकिन यार क्या पता वो अच्छी हो और तुझे उससे प्यार हो जाए, रॉकी बोला। होले होले हो जाएगा प्यार, हो चलिए होले होले हो जाएगा प्यार, उदय ने गाना गाकर राहुल को छेड़ा। नहीं, वो भी और लड़कियों जैसी ही है। मुझे ऐसी लड़कियों से नफरत है। कल जब सब लड़कियां मेरे आसपास इकट्ठी हो गई थी तो ये आराम से आइसक्रीम खा रही थी, तो मुझे लगा कि ये औरों से अलग होगी। तभी मैंने इससे शादी करने की सोची। पर बाद में पता चला कि इसके बाप को जब पता चला कि मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है तो उन्होंने मेरे पापा से शादी खत्म होने से पहले ही 2 करोड़ रुपए ले लिए। क्या इस लड़की की कीमत 2 करोड़ है? राहुल ने अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया। राहुल की बात सुनकर उसके तीनों दोस्त हैरान हो गए। उदय बोला, क्या 2 करोड़? कमाल है। और मैं समझ रहा था कि वो बहुत ही सीधी लड़की है। तुम्हारे पापा ने दिए क्यों? मना कर देते। इतनी लड़कियां थी, कोई भी चूज कर लेते। इसमें क्या खास था? पापा को लगा कि मैंने पसंद की है, लेकिन मैंने तो सोचकर चूज किया था कि ये लड़की और लड़कियों की तरह झोंक की तरह मेरे साथ नहीं चिपकेगी। और वो रूबी का क्या चक्कर है? रॉकी ने पूछा। वो तो इसे तलाक के लिए मजबूर करने के लिए एक मोहरा है, राहुल बोला। यार एक बात बताओ तुम्हें, वो टाइगर का नाम तो सुना ही होगा तुम सबने, ईशान बोला। हाँ, वही जो फेमस सीक्रेट एजेंट है जो 008 के नाम से मशहूर है, उदय बोला। हाँ वही। खबर फैली है कि आजकल वो अपने शहर में आया हुआ है किसी खास मिशन के लिए। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, पर दिमाग के साथ साथ फुर्ती बहुत है उसमें, ईशान बोला। तुम्हारा डिपार्टमेंट में क्या कोई नहीं है उसके मुकाबले का? राहुल ने पूछा।
नहीं, कोई नहीं है, पर मैंने ठान ली है कि इस बार उसे जरूर पकड़ूंगा। एक बार मिलने की तमन्ना है, ईशान बोला। उधर ठीक नीचे हॉल में वो दो आदमी बैठे कुछ बातें कर रहे थे। इतने में बाहर से एक लंबा सा बंदा आया। उसने काला लंबा कोट पहन रखा था। वो दिखने में किसी फिल्मी डॉन जैसा था। उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड थे। देखने में ही कोई डॉन लग रहा था। कॉर्नर में बैठा वो लड़का सब देख रहा था। उस लंबे बंदे के आते ही वो एक्टिव हो गया। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और पता भी नहीं चला कि वो कब बॉडीगार्ड को मारता हुआ उस लंबे बंदे की गर्दन पर गन रखकर खड़ा हो गया। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो इसे मार दूंगा। सब एक साथ खड़े हो जाओ। डॉन हिलने लगा तो वो बोला, मेरे सामने चालाकी नहीं आरडी, इस बार तेरा बचना मुश्किल है। बॉडीगार्ड्स ने भी गन निकाली थी। ऊपर सब बातें कर रहे थे कि राहुल हमेशा की तरह नीचे चेक करने के लिए विंडो से नीचे झांकने लगा। वो देखकर हैरान रह गया कि मेरे क्लब में ये क्या हो रहा है। ईशान, नीचे कुछ गड़बड़ है, जल्दी अपने ऑफिस खबर भेजो। नीचे हॉल में आरडी बोला, टाइगर, तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो। उसने जेब के ऊपर से ही जेब के अंदर रखे फोन का बटन दबाया तो बाहर खड़े बॉडीगार्ड अंदर आ गए। वो लोग 10 के करीब होंगे और टाइगर अकेला। राहुल भी अपने दोस्तों को लेकर नीचे आ गया। कौन हो तुम लोग? ये सब क्या हो रहा है? किसकी परमिशन से मेरे क्लब में घुसे हो तुम? आरडी, तुम, आज तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। दोस्तों, ये आरडी है, मुंबई का डॉन, आज इसे जाने मत देना, ईशान बोला। अरे वाह एसएसपी साहब, आप भी यही है? वाह टाइगर, मैंने तो सुना था कि तुम अकेले ही शिकार करते हो। ये कुत्तों की फौज कहाँ से ले आए? आरडी हंसते हुए बोला, मैं जहाँ भी जाता हूँ अकेला ही जाता हूँ। कुत्तों की जरूरत तेरे जैसे कुत्तों को पड़ती है। टाइगर हमेशा अकेला ही होता है। अगर उसके साथ कोई होगा तो वो भी टाइगर ही होगा, टाइगर बोला। उसकी बात सुन के वो चारों के चेहरे भी खिल गए। ईशान बोला, अच्छा तो ये है टाइगर, आज इन दोनों को जाने नहीं देना है। राहुल की नजरें टाइगर पर टिकी थी। टाइगर ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था तो शक्ल नहीं दिख रही थी। राहुल को उसकी आंखें जानी पहचानी लगी। वो उसे देखे जा रहा था। ईशान ने कोनी मार के कहा, क्या हुआ? अंदर सब ठीक तो है? कहीं इस पर दिल तो नहीं आ गया? पहले बता देना, अब हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। राहुल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मुंबई में रहना है या नहीं? बात करता है टेस्ट की। कहकर राहुल ने अपना कोट उतारकर साइड पर फेंक दिया। वो लड़ने को तैयार हो गया था। बाकी तीनों भी तैयार होकर खड़े हो गए थे। टाइगर ने आरडी के सर से गन नहीं हटाई थी। उसके बॉडीगार्ड दूर खड़े देख रहे थे। सबके हाथ में गन थी। टाइगर बोला, तुम सब अपनी अपनी गन एसएसपीजी को दे दो, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। कोई भी नहीं हिला। सबको लगा कि ये कोरी धमकी है। टाइगर ने उनकी तरफ घूर कर देखा और एक गोली आरडी की टांग में मारी। वो चिल्ला उठा। गोली इतने ढंग से चलाई थी कि उसकी टांग को छू कर निकल गई और किसी को पता भी नहीं चला। टांग से खून बह रहा था। टाइगर फिर बोला, अब अगली गोली कहाँ लगे ये तुम लोग डिसाइड करोगे। इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसे जिंदा पकड़ूं या मुर्दा, पर तुम लोगों को फर्क पड़ेगा, टाइगर बोल रहा था। तभी टाइगर के पीछे डॉन के एक बंदे ने चालाकी से उस पर गोली चलानी चाहिए, पर टाइगर तो टाइगर था। उसने सामने पड़े कांच के ग्लास में सब देख लिया और उसके गोली चलाने से पहले बिना मुड़े खुद गोली चला दी। वो चारों भी इसके निशाने के कायल हो गए। सबने अपनी अपनी गन्स ईशान के सामने रख दी। उन चारों ने एक एक गन उठा ली। आखिर नकाब के पीछे टाइगर कौन था? क्या होगा जब आरजू को पता चलेगा कि राहुल उससे तलाक लेना चाहता है? जानने के लिए सुनिए तू मेरी जिंदगी है। चारों डॉन के बंदों को घेर के खड़े हो गए। टाइगर ने डॉन की गर्दन से गन नहीं हटाई थी। इस कारण से डॉन के आदमी और वो दो जो उसके साथ डील करने आए थे वो अपनी जगह पर टिके बैठे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी गलती की सजा उनके बॉस को मिले। बाहर पुलिस आ गई थी। पुलिस ने क्लब को चारों ओर से घेर लिया था। टाइगर ने डॉन की गर्दन पर मुक्का मारा। वो बेहोश हो गया। उसने ईशान को कहा, एसएसपी सर, अब ये आपके हवाले। देखना अब ये भागने ना पाए। हर बार मैं इसे पकड़ने नहीं आऊंगा। कहकर वो वहाँ से निकल गया। ईशान ने बाहर खड़ी पुलिस को उसका हुलिया बताकर कहा, काली लेदर की जैकेट और पैंट पहने ब्राउन बालों वाला एक लड़का निकला है, इसे जाने मत देना। कहकर उसने राहुल को इशारा किया और उस तरफ भाग लिया जहाँ टाइगर गया था। वो बाहर आया
लेकिन टाइगर कहीं नहीं दिखा। उसने वहां खड़े पुलिस वाले को पूछा, कोई लड़का गया क्या यहाँ से? नहीं सर, यहाँ लड़का तो कोई भी नहीं आया, उसने जवाब दिया। राहुल ने ईशान से कहा, इसका मतलब वो अंदर ही है। आज तो उसकी आइडेंटिटी पता करके ही हटेंगे। चल कंट्रोल रूम में चलते हैं। दोनों कंट्रोल रूम में गए। उन्होंने सीसीटीवी चेक किया तो वो हैरान रह गए। किसी ने कैमरास सुबह 8 बजे से बंद कर दिए थे। वो समझ गए कि ये टाइगर का ही काम है। क्लब में 3 फ्लोर थी तो 2 लिफ्ट थी। वो दोनों एक लिफ्ट के बाहर खड़े हो गए। ईशान की साइड की लिफ्ट नीचे आ रही थी। ईशान ने राहुल को बता दिया। वो भी ईशान के पास आ गया। लिफ्ट हर फ्लोर पर रुकी थी। उन्हें पूरा यकीन था कि टाइगर ही होगा। जैसे ही लिफ्ट खुली, उसमें से एक लड़की निकली जिसने बहुत सारा मेकअप कर रखा था। उसने ढेर सारा सेंट लगा रखा था। राहुल को छींक आ गई। उसने मुंह घुमा लिया। फिर उसने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की ने लाल बैकलेस गाउन पहन रखा था। उसने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उसके होठों पर लाल लिपस्टिक लगी थी। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और उसके कान के पास आकर कहा, क्या बात है जानेमन, चलता है क्या? तेरे लिए फ्री में चलूंगी। राहुल ने नफरत से उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा, गेट लॉस्ट। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मेरे क्लब में ये सब नहीं चलेगा। राहुल ने ईशान को कहा, इसे बाद में देखेंगे, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम नीचे ध्यान रखना। कहकर राहुल लिफ्ट में चला गया। उस लड़की ने ईशान की तरफ देखा और बोली, ए तू चलेगा? ईशान ने सामने खड़े पुलिस वाले से कहा, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अरे ऐसे क्यों करते हो साहब, मैं खुद ही चली जाऊंगी। कहकर वो निकल गई। राहुल और ईशान ने सारा क्लब छान मारा पर टाइगर कहीं नहीं मिला। वो लोग 2nd फ्लोर के टॉयलेट में गए। वहाँ शीशे पर लाल लिपस्टिक में लिखा था, फिर मिलेंगे टाइगर। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ईशान बोला, धत तेरी की, ये कैसे हो गया? दोनों बाहर की तरफ भाग लिए। ईशान ने बाहर खड़े इंस्पेक्टर से पूछा, एक लड़की लाल कपड़ों में अंदर से निकली थी, वो कहाँ गई? इंस्पेक्टर बोला, वो लड़की ने बाहर आकर बाइक उठाया और निकल गई। पुलिस को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। दोनों ने सिर पकड़ लिया। वो इतने पजल हो गए थे कि उन्हें उसके बाइक की भी याद नहीं आई। दोनों वापस अंदर आ गए। दोनों एक से एक स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदे। वो टाइगर इन्हें बुद्धू बना गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस दिए। वो उन दोनों को अपने साथ चलने को कह रहा था, पर उन दोनों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। क्या पता था कि वो उनका उल्लू बना रहा था। ईशान बोला, राहुल मैं चलता हूँ, डॉन को लेकर जाना है, मुझे औरों पे भरोसा नहीं है, बाद में बात करते हैं। कहकर ईशान अपनी टीम के साथ डॉन और उसकी साथियों को लेकर निकल गया। उदय ने पूछा, टाइगर निकल कैसे गया? साला बहुत शातिर निकला, चालू सी लड़की बनकर आ गया। हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा और उसे खुद ही धक्के देकर निकाल दिया। चेक भी नहीं किया। बहुत ही दिमाग है साले का। कैमरे पहले ही हैक कर दिए, सब बंद कर दिया। राहुल ने उन्हें बताया। यार ये तो बहुत ही चालाक है। वो लड़की है या लड़का? रॉकी ने पूछा। कुछ कह नहीं सकते, हम तो पहले लड़का ही समझते थे, पर जब उस लड़की को देखा तो अब लग रहा है कि शायद लड़की ही हो, राहुल बोला। वहीं दूसरी तरफ वो लाल ड्रेस वाली लड़की एक छोटे से घर में गई। ये 2 कमरे वाला घर था। वो सीधे वॉशरूम गई, नहाई और कपड़े बदलकर बाहर आकर उसने शीशा देखा और मुस्कुरा दी। तभी बाहर का दरवाजा खुला और उसकी उम्र की एक लड़की अंदर आई। उसने आते ही उसे गले लगाकर बोली, मेरी आरज़ू कहाँ थी तू? तेरा फोन आते ही भाग आई हूँ। तू कैसी है? तुझे पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी जब मुझे पता चला कि तेरी शादी उस राहुल से हो गई है। सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। तेरे पापा ने तो इस बार हद ही पार कर दी। राहुल के बारे में किसी को नहीं पता और शादी की रात भी सुना है कि वो घर नहीं आया। सुन, उसके साथ ज्यादा घुल मत जाना, उसका कुछ नहीं जाने वाला, तकलीफ तुझे ही होगी। ये मनीषा थी, आरज़ू की फ्रेंड। मनीषा की बात सुनकर आरज़ू हंस दी। मुझे इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये और लड़कियों के साथ चक्कर में रहेगा तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा और मैं अपना सीक्रेट एजेंट का काम आराम से कर लूंगी। मनु, आज तो कमाल ही हो गया। तुम्हें पता है ना, मुझे कब से आरडी को पकड़ने का काम मिला हुआ था? लगभग 6 महीने हो गए होंगे। मैंने काफी जाल बिछाया तो कल इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ब्लू व्हेल क्लब में आ रहा है। मैंने पूरा जाल बिछा दिया था, उसे पकड़ लिया।
तभी वहाँ राहुल और उसके दोस्त आ गए। एक तो वो एसएसपी ईशान ठाकुर, वो भी था। मुझे ये तो पता था कि वो क्लब राहुल का है, पर ये नहीं पता था कि राहुल वहाँ आ जाएगा। फिर तो मुसीबत हो गई होगी। मैंने पढ़ा है कि जो उन दोस्तों की चौकड़ी है ना, वो सारे सर्वगुण से भरपूर है। मेरा मतलब है कि तैराकी, शूटिंग, रेसिंग, चेस, कराटे और सबसे बड़ी बात अमीरी, सब अपनी अपनी फील्ड में माहिर है और राहुल इन सबका हेड है। जो कहता है वो करते हैं। उन्होंने तो तुझे पहचान लिया होगा, अब क्या करेगी तू? मनीषा बोली। यही तो मजेदार बात है, वो मुझे पहचान ही नहीं पाए। राहुल और ईशान मेरे पीछे भागे भी थे, उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया था, पर वो मुझे पहचान ही नहीं पाए। मैं भी चमेली बाई बन के सामने से निकल आई। जब मैं लड़का बनी थी तो राहुल मेरी तरफ देखे जा रहा था। मुझे लगा था कि उसने मुझे पहचान लिया है, लेकिन बाद में जब मैं चमेली बाई बनी तो उसने मेरी तरफ देखा भी, लेकिन पहचान नहीं पाया। बाकी मेरी एक्टिंग तो तू देख ही चुकी है। वो मुझे कहता है, मेरे क्लब में तुम आई कैसे? और अपने एसएसपी साहब का तो कहना ही क्या है, उसने खुद अपने पुलिस वाले को मुझे बाहर फेंकने को कहा। मुझे बड़ी हंसी आई थी कि ये मुंबई पुलिस है। कहकर वो जोर जोर से हंस पड़ी। मनीषा भी हंस पड़ी। वो सब ठीक है, क्लब में तेरी कोई फोटो तो नहीं आएगी? वो लोग फोटो देखकर ही पहचान लेंगे। मनीषा को उसकी चिंता थी। अरे अपना हैरी जिंदाबाद, उसने मेरे पहुंचने से पहले ही कैमरे डेड कर दिए थे। फंसने का तो चांस ही नहीं है। आरजू को पूरा भरोसा था। ठीक है, पर ये तो बता कि राहुल के साथ रहेगी कैसे? मनीषा बोली। राहुल घर आता नहीं है, मैं आराम से रह सकती हूँ। अब मुझे उस माँ बेटी की शक्ल भी नहीं देखनी होगी। आरजू बोली और बातें करते करते उसने चाय बना ली थी। दोनों बैठकर पीने लगी। सच, तुझे छुट्टी आराम से मिल गई? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मुझे कुछ कहकर किसी को मारना है क्या? बाकी मैं कौन सा छुट्टी लेकर आई हूँ? मुझे अपनी मैगजीन के लिए शीला चौधरी का इंटरव्यू लेना है, उसी के बहाने निकल आई। यहाँ से फ्री होकर शीला के घर जाकर देख लूंगी। मिल गई तो ठीक, नहीं तो कल ट्राई कर लूंगी। एक काम कहूँ, किसी दिन राहुल का इंटरव्यू ही दिला दे, मेरा नाम हो जाएगा। राहुल कभी यूं ही किसी को इंटरव्यू नहीं देता। मनीषा बोली। ये खूब कही यार, मेरी उससे गुड मॉर्निंग के अलावा कोई बात नहीं हुई और तुम उसे इंटरव्यू के लिए मनाने को कह रही हो। चल, तेरे लिए बात करके देखूंगी। तू तो मेरी जान है। अच्छा, अब मैं चलूं? कहीं उसे शक ना हो जाए। अभी मुझे काम भी ढूंढना है। अब मैं पापा की कंपनी में काम नहीं कर सकती। कहकर वो चल दी। मनीषा भी उसके साथ ही निकल आई। कुछ देर बाद आरजू वापस राहुल के घर आ गई। वो काफी थक गई थी और सीधे अपने कमरे में आकर लेट गई। वो बेपरवाह सी बाहें फैलाए, आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी कि किसी की छाया ने उसके बदन को ढक दिया। उसने झट से आंखें खोली। सामने राहुल उस पर झुका हुआ उसे देख रहा था। वो हड़बड़ा कर उठी तो दोनों के सर टकरा गए। दोनों ने एक साथ चीख मारी और सर पकड़कर बैठ गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? राहुल ने पूछा। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपकी गलती है, आप मेरे इतने नजदीक क्यों आए? आरजू बोली। तुम ऐसे लेटी थी तो मैं चेक कर रहा था कि जिंदा भी हो या मर गई। राहुल बोला। ओके सॉरी। आरजू ने अपनी चुन्नी को मुंह से फूंक कर उसके सर पर रख दिया। चुन्नी की गर्म हिस्से से कुछ आराम आया। उसने मुंह उठाकर देखा। आरजू बार बार चुन्नी को फूंक मारती और उसके सिर पर रख देती। फिर वो पास आई और एक बार फिर राहुल के सर से अपना सर टकरा दिया और बोली, ऐसा करने से तुम्हारे सिर पर सींग नहीं उगेंगे। राहुल इसकी बात सुन के उसे देखता रह गया। वो आरजू को बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसने पूछा, तुम्हारा कोई भाई भी है? राहुल की बात सुनकर अचानक से आरजू के होश उड़ गए। वो सकपकाते हुए बोली, नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। आप क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही पूछा। तुम्हारी कीमत 2 करोड़ दी है, तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकता। राहुल बोला। क्या होगा जब राहुल को पता चलेगा कि आरजू ही टाइगर है? क्या राहुल को आरजू पसंद आने लगी थी? जानने के लिए सुनिए तू मेरी भाग 4। राहुल की बात सुनकर अचानक से आरजू के होश उड़ गए। क्या कहा आपने? मैंने कभी आपसे 1 फुटी कौड़ी नहीं ली। आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैंने कब आपसे पैसे लिए? आरजू थोड़ा पीछे हुई तो बेड के हेड से टकरा गई। राहुल ने उसके दोनों तरफ हाथ रखा हुआ था। वो उस पर झुका हुआ था। आरजू कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं गई और ये एक तो लड़का उस पर इतना हैंडसम। वो उसकी आंखों में खो गई।
उसकी धड़कन बढ़ गई, सांसें तेज हो गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। तुम्हें सच में पता नहीं है या तुम अनजान बनकर दिखा रही हो? तुम्हारे पापा ने अपनी शादी पर मेरे पापा से 2 करोड़ लिए थे। हमारे लिए ये कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, सो दे दी। पर मैं बिजनेसमैन हूँ, फ्री में तो नहीं 2 करोड़ दूंगा। राहुल ने उसकी आंखों में आंखें डाले हुए कहा और कहकर उसने आरजू के सर के पीछे हाथ रखा, उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर चूमने लगा। आरजू अभी तो 2 करोड़ के शौक से नहीं निकली थी कि इस किस ने उसे और हैरान कर दिया। उसने हैरानी से आंखें पूरी खोल दी। राहुल को खुद पता नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया, किस करना तो दूर की बात। पर उसे पता नहीं क्यों जब आरजू उसकी आंखों को सेक दे रही थी तो वो बहुत क्यूट लगी। बस उसी वक्त उसे पता नहीं क्या हुआ, वो उसकी तरफ खींचा गया। राहुल कुछ देर से उसे किस करता रहा। आरजू उससे छूटने के लिए हाथ पैर मारती रही, पर राहुल ने उसे पूरी तरह दबोच रखा था। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो अपनी स्किल्स इस्तेमाल करके इसे कब का चित कर देती, पर वो नहीं चाहती थी कि राहुल को पता चले, इसलिए वो आम लड़की की तरह छूटने की कोशिश कर रही थी। फिर राहुल ने उसे खुद से ही छोड़ा। उसने राहुल को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है, अब ये गुस्सा क्यों? गलती तुम्हारी है, तुमने ही मुझे ऐसा करने को मजबूर किया। किसने कहा था मेरे इतना करीब आने को? आगे से ध्यान रखना, आग में तेल डालोगी तो आग और भड़केगी। अभी 2 करोड़ का हिसाब बाकी है, धीरे धीरे वसूल लूंगा। राहुल अपने होठों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराता हुआ बोला। वो पीछे हटा और बाहर निकल गया। आरजू कितनी देर तक उसी जगह बैठी दरवाजे को देखती रही। फिर बेड से उठी और राहुल को गालियां निकालते हुए पास रखे सोफे पर लात मारी। चोट उसके खुद के पैर पर लगी। वो पैर पकड़कर बैठ गई। इसको तो मजा चखाऊंगी, पता नहीं कहां कहां मुंह मारता फिरता है। ये याद आते ही वॉशरूम में चली गई और अपने होठों को बार बार धोने लगी। राहुल नीचे मुस्कुराता हुआ आ रहा था। लीजा ये देखकर खुश हो गई कि इनके बीच अब ठीक है। राहुल अपनी ही धुन में चला आ रहा था। उसने लीजा से पूछा, खाना तैयार है? हाँ जी सर, खाना बन गया है, लगा दूं? लीजा ने कहा, लगा दो। राहुल ने ऊपर कमरे की तरफ देखा और कहा। लीजा बोली, मैडम को बुलाओ? बुला लो। राहुल मुंह बनाकर बोला, मानो उसका मन ना हो बुलाने का और मजबूरी में बुलाने को कह रहा हो। लीजा ऊपर जाकर दरवाजे के बाहर से ही बोली, मैडम खाना लग गया है। आरजू कुछ देर में नीचे आ गई। उसे लगा था कि राहुल चला गया होगा, तो वो बेझिझक चली आ रही थी। पर टेबल के पास पहुंचकर उसने राहुल को देखा तो वो ठिठक गई। राहुल सेंटर की सीट पर बैठा था। लीजा ने उसके लिए राहुल के साथ वाली कुर्सी खींचकर उसे बैठने को कहा। आरजू बेचारी क्या करती, चुपचाप थैंक यू कहकर बैठ गई। दोनों चुप बैठे रहे। राहुल उसे घूर रहा था। वो नीचे सर करके बैठी थी। खाना आया तो उसने शुक्र बनाया। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। राहुल खाना खाते हुए भी उसे ही देख रहा था। आरजू ने उसकी तरफ देखा तो वो उसके होठों की तरफ देख रहा था। उसने झट से सिर झुकाकर धीरे से कहा, बदतमीज कहीं का। राहुल ने उसका मुंह हिलता देखकर आइडिया लगा लिया था कि वो गाली दे रही है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर भी उसने जानबूझकर कहा, कुछ कहा तुमने? नहीं तो, आरजू बोली। राहुल खाना खाकर हाथ धोकर आया और आरजू की तरफ देखते हुए लिजा से बोला, मैं जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा। उसने देखा कि आरजू को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो चाहता था कि वो उसे पकड़कर रोक ले, उसे अपने पास बिठाए, उससे बात करे, लेकिन रोकना तो दूर, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। चुपचाप खाना खाती रही। राहुल को बहुत गुस्सा आया। वो बाहर का दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। आरजू ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर खाना खाने लग गई। लीजा सोच रही थी कि सर पहले तो कभी बताकर नहीं गए, आज क्या हुआ, आज क्यों बताया? लगता है मैडम को सुनाया होगा। और वो मुस्कुरा दी। आरजू ने पूछा, इस घर में कोई और नहीं रहता? इसके पापा कहाँ रहते हैं? वो दूसरी जगह रहते हैं, ये यहाँ पर काफी देर से अकेले ही रहते हैं। मैडम, सर कभी भी यहाँ किसी लड़की को नहीं लाए। ये जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, लीजा बोली। आरजू मुस्कुरा दी। लीजा इतने सालों से यहाँ है, वो राहुल का ही साथ देगी। चलो वो लड़की लेकर आए या न आए, मुझे क्या लेना। उसने लड़कियों को घर लाने की क्या जरूरत है, वो होटल में ले जाता है। वो खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। वो अपना फोन देखने लगी। उसने हैरी को फोन किया।
हाँ हैरी, थैंक यू, तुमने आज बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उस वक्त राहुल वहाँ अपने दोस्तों के साथ आ गया था। अगर तुमने कैमरे हैक ना किए होते तो उन्हें पता लग जाता कि मैं कौन हूँ। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें राहुल पसंद नहीं है, तो अब उसे पता लगने से इतना डरती क्यों हो? पता लगता तो लग जाता, अच्छा ही होता, उससे पीछा छुटता। हैरी गुस्से में बोला। तुम भी ना कभी कभी बच्चों सी बातें करते हो। जैसी उसकी हरकतें हैं, मुझे लगता है कि वो खुद ही मुझे छोड़ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे छोड़े, उल्टा मैं उसे उसकी गलतियों के कारण छोड़ना चाहती हूँ। आरजू बोली। ठीक है, अपना ध्यान रखना, उस कमीने से दूर ही रहना, हैरी बोला और फोन बंद कर दिया। आरजू बहुत थक गई थी, वो लेटते ही सो गई। उसने सपने में देखा कि वो घने जंगल में अकेली भागे जा रही है। उसे घर नहीं मिल रहा था। वो कभी किसी दरवाजे पर जाती तो कभी किसी दरवाजे पर, लेकिन उसे अपना घर नहीं मिलता। वो भागती रहती है, अंधेरा हो जाता है, वो घर ढूंढती रहती है, फिर उसकी आँख खुल जाती है। वो देखती है कि दिन चढ़ गया था। वो उठकर नहाकर तैयार हो गई। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और लीजा से बोली, मैं काम पर जा रही हूँ, लंच बाहर ही कर लूंगी। कहकर वो वहाँ से चली गई। वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर कई जगह गई, लेकिन उसे काम नहीं मिला। कहीं उसे काम पसंद नहीं आता तो कहीं बॉस पसंद नहीं आती। फिर आखिर में उसे स्टार ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में डायरेक्टर की सेक्रेटरी की पोस्ट का काम मिला। उनका काम फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का था। उसने उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया। उसकी डायरेक्टर एक लेडी थी, अनीता। उसने आरजू को सारा काम समझाया। आरजू इंटेलिजेंट थी, जल्दी सीख गई। कंप्यूटर ही चलाना था, सो वो तो इसमें एक्सपर्ट थी, पर उसने किसी को नहीं बताया कि वो क्या क्या कर सकती थी। आज उसे ज्यादा काम नहीं दिया, बस कुछ फाइल्स दी गई स्टडी करने को। उसी दिन के बाद राहुल घर नहीं आया। आरजू भी यही चाहती थी कि वो ना ही आए तो अच्छा है। वो अकेली रहकर खुश थी। वो लीजा के सामने ज्यादा खुश नहीं होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं लीजा उसके दिल की बात न जान जाए। वो चुपचाप तैयार होकर नाश्ता करती और जॉब पर चली जाती। वो मन लगाकर काम करती थी। इधर राहुल अपनी कंपनी सिंघानिया वर्ल्ड में बैठा फाइल्स देख रहा था। उसका ऑफिस काफी बड़ा था। रूम में एक साइड सोफे लगे थे, अंदर साइड में एक और कमरा था। कमरा क्या, बेडरूम था। उसमें बेड, टेबल, कुर्सी और एक अलमारी थी और साथ में एक टॉयलेट था। उस दिन से राहुल रात को यही रुकता था। उस दिन वहाँ से निकलकर राहुल ऑफिस आ गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो आरजू को किस कैसे कर सकता है? उसने सोचा हुआ था कि वो उसे तलाक दे देगा, तो वो उसके साथ कोई भी नजदीकी रिश्ता नहीं रख सकता। उसने अपने जवानी से अब तक ऐसी कोई गलती की ही नहीं। कोई लड़की उसे पसंद ही नहीं आई, लेकिन आरजू पर उस दिन उसे जाने कैसे प्यार आ गया, जो उसने उसे किस कर दिया। उस दिन जैसा दोबारा न हो, इसलिए वो यही रहने लग गया। वो घर जाता ही नहीं था, पर रोजाना उसकी नई नई खबरों से अखबार भर जाता। कभी किसी हीरोइन के साथ, तो कभी किसी मॉडल के साथ, तो कभी किसी और के साथ। वो कभी किसी को किसी बात की सफाई भी नहीं देता था, तो लोग उसे ही सच मानने लगे। ऐसे ही एक महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। स्टार ऑर्गेनाइजर से आरजू को आज पहली सैलरी मिली थी। अनीता ने उसे बधाई दी। उसने मनीषा को फोन किया। हेलो मनीषा, यार आज मेरे जीवन की पहली सैलरी मिली है, चलो पार्टी करते हैं, कहकर वो सोचने लगी। पापा की कंपनी में उसे आज तक कभी सैलरी नहीं मिली थी। उसे कुछ लेना होता तो पापा से पैसे मांग लेती। सीक्रेट एजेंट के तौर पर भी उसने अभी ही काम शुरू किया था। उसने अभी तक 3 ही मिशन किए थे। उसकी सैलरी उसके सीक्रेट अकाउंट में जाती थी, तो वो अकाउंट एक्सेस करने के लिए काफी सारे सिक्योरिटी मेजर्स थे। पार्टी करने के लिए आरजू ने एड्रेस सेंड कर दिया और घर आकर लीजा से बोली, लीजा आज मैं खाना बाहर ही खाऊंगी, मेरा खाना मत बनाना। वो करीब घंटे बाद तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच गई। अनीता अपने हस्बैंड के साथ आई थी और हैरी भी आ गया था। वो लोग अंदर बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे और खाना आने की वेट कर रहे थे। आरजू को पता ही नहीं चला और यहाँ राहुल किसी मॉडल के साथ आया। वो जैसे ही बैठा उसे किसी लड़की की हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने उस तरफ देखा तो वो हैरान हो गया। आरजू किसी लड़के के साथ बैठी जोर जोर से हंस रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो खुद से बोला, मुझे घर से निकले हुए आज करीब महीना हो गया है, पर इसने कभी फोन करके मेरे बारे में पूछा तक नहीं। ऊपर से किसी गैर लड़के के साथ कैसे हंस रही है। अचानक आरजू ने उसकी तरफ देखा तो दोनों की आंखें मिल गई।
आरजू एक बार तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। राहुल का गुस्सा और बढ़ गया। आखिर अब राहुल आरजू के साथ क्या करेगा? आरजू राहुल के गुस्से का जवाब कैसे देगी? भाग जाने के राहुल के साथ आई मॉडल मिनी उसे बुलाए जा रही थी और वो आरजू को देखे जा रहा था। मिनी ने राहुल की चिन को पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की तो राहुल ने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। उसने उसका हाथ झटक कर दूर मारा और गुस्से से देखते हुए उसकी तरफ उंगली करके कहा, नेवर एवर ट्राई टू टच मी। राहुल का गुस्सा देखकर मिनी सर से पांव तक कांप गई। उसने डर कर राहुल की तरफ देखा। वो फिर बोला, गेट लॉस्ट। मिनी डर कर वहां से उठकर चली गई। आरजू बेशक उनसे बात कर रही थी, पर उसका ध्यान राहुल की ही तरफ था। उसने देखा कैसे उसने उस लड़की को डांट के भगा दिया। हैरी उठकर वॉशरूम गया। आरजू अनीता और उसके हस्बैंड से बात कर रही थी। मिनी के जाने के बाद राहुल उठा और आकर उनके टेबल के पास आकर आरजू के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आरजू तुम यहाँ कैसे? ओ आप यहाँ? आरजू ने भी बनावटी हंसी हंसते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राहुल जाकर हैरी की सीट पर आरजू के साथ सोफे पर बैठ गया। आरजू ने अनीता से कहा, मैडम ये राहुल है, ये मेरी फ्रेंड है। और राहुल से बोली, मैं जहाँ काम करती हूँ ना स्टार ऑर्गेनाइजर में, ये वहाँ की डिजाइन डायरेक्टर है अनीता। मैं इनकी सेक्रेटरी का काम करती हूँ। अनीता ने नमस्ते कहा और राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा। वो उसे पहचान गई। वो हैरान रह गई कि आरजू राहुल सिंघानिया को जानती है। राहुल आरजू को गुस्से से देख रहा था। वो सोचने लगा, इसने ये क्यों नहीं बताया कि मैं इसका पति हूँ? फ्रेंड क्यों कहा? उसके हस्बैंड ने हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो मिस्टर राहुल, मैं ओएसिस कंपनी में मैनेजर का काम करता हूँ। राहुल ने ध्यान उसकी तरफ करते हुए हाथ मिलाया और आरजू की तरफ देखा। आरजू ने स्माइल करते हुए कहा, आपने बताया नहीं आप यहाँ कैसे आए? तुम भूल गई, ये रेस्टोरेंट अपना है। मैं काम से आया था, तुम्हारी आवाज सुनी तो तुम्हारे पास आ गया। कोई खास ऑक्शन है? राहुल बोला। ओ आरजू, तुमने बताया नहीं कि तुम राहुल जी को जानती हो। हमने इनके लिए कई काम किए हैं। अनीता ने आरजू से पूछा। फिर राहुल को देख के बोली, सर आरजू को आज पहली सैलरी मिली तो वो पार्टी दे रही है। अच्छा बधाई हो। देखा तुमने बुलाया नहीं फिर भी मैं आ गया। राहुल ने बहुत अपनेपन से उसके कंधे पर अपनी बाह टिका कर रखी। वो उसे प्यार से थपथपाते हुए बोला। हैरी वॉशरूम से वापस आया तो अपनी जगह पर राहुल को देखकर हैरान रह गया। वो उसके पास पड़ी चेयर पर बैठ गया। आरजू ने राहुल से कहा, राहुल ये मेरा पुराना फ्रेंड है हैरी। फिर हैरी से बोली, हैरी ये मेरा फ्रेंड राहुल है। हैरी ने बिना हाथ मिलाए हेलो कहा। राहुल ने भी हेलो कह दिया, पर राहुल ने देख लिया था कि हैरी उससे मिलकर खुश नहीं था। राहुल आरजू की तरफ देख रहा था। उसका गुस्सा और बढ़ गया था। चलो अनीता के सामने फ्रेंड कहा तो कोई बात नहीं, हैरी के सामने फ्रेंड क्यों कहा? ये मेरे साथ वैसे नहीं हंस रही जैसे पहले इस हैरी के साथ हंस रही थी। क्या मैं इतना बुरा हूँ या वो अच्छा लगता है इसे, इसलिए मुझे पति नहीं कहा? राहुल के कारण उन सबको वेटर्स ने काफी अच्छे से ट्रीट किया। राहुल ने वहाँ की सभी स्पेशल डिशेस मंगवाई। राहुल के प्रभाव के कारण सब चुपचाप खाना खाते रहे। कोई भी नहीं बोला। हंसना तो दूर की बात थी, राहुल आरजू की बहुत केयर कर रहा था। राहुल ने उसे चिकन खाने को दिया तो हैरी बोला, ये नॉनवेज नहीं खाती है। राहुल चिढ़ गया, पर आरजू ने ले लिया और बोली, अब खा लूंगी। राहुल खुश हो गया। इसी तरह जूस दिया तो हैरी कहता है, ये मैंगो जूस नहीं पीती, लाओ मैं पी लेता हूँ। लेकिन राहुल ने आरजू की तरफ बढ़ा दिया और आरजू ने इस डर से कि कहीं ये लड़ ना पड़े जूस पी लिया, जबकि उसे मैंगो से एलर्जी थी। हैरी गुस्सा होकर उठकर बोला, आरजू मुझे किसी से मिलना है, मैं चलता हूँ। कहकर वो चला गया। आरजू ने चैन की सांस ली। हैरी के जाने के बाद राहुल को कुछ राहत मिली। उसके बाद उसने कोई बचकानी हरकत नहीं की। वो चुपचाप खाना खाता रहा। खाना खाने के बाद अनीता और उसका पति बाय करके चले गए। राहुल बोला, चलो आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। आरजू बोली, क्यों, बाहर वो हैरी वेट कर रहा है क्या, जो मेरे साथ नहीं जाना चाहती? राहुल गुस्से से बोला, मैं किसके साथ जाऊं किसके साथ न जाऊं ये बताने वाले आप कौन होते हैं? आरजू ने भी गुस्से से कहा। राहुल ने उसे पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और उसके कंधों को दीवार की तरफ धकेलते हुए बोला,
तुम शायद भूल गई हो कि तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। तुम ऐसे ही किसी के साथ नहीं जा सकती, किसी से बात भी नहीं कर सकती। कितनी सैलरी है तेरी? मैं उससे 10 गुना देने को तैयार हूँ। बस यूं ही यहाँ वहाँ नहीं घूमना। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरी वाइफ हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्यों, अब बहुत इज्जत की फिक्र हो रही है? जब खुद रोज नई नई लड़कियों के बाहों में बाहें डाले घूमते फिरते हो तब बेइज्जती नहीं होती? मैं किसी के साथ इस तरह लिपटती तो नहीं। अगर शादी याद है तो अपने बारे में भी याद रखा करो। अपने बारे में कैसे भूल जाते हो? किसी को हाथ लगाने से पहले याद नहीं आता कि तुम शादीशुदा हो? उसे भी गुस्सा आ गया था। राहुल को तब एहसास हुआ। वो चुप हो गया। उसने उसके कंधों से हाथ हटाया और उसका हाथ पकड़कर कार की तरफ ले गया। वो भी चुपचाप चली गई। उसने कार में उसे बैठाया और खुद दूसरी साइड जाकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। वो घर पहुंच गया। आरजू उतरकर अंदर चली गई। राहुल कार स्टार्ट करके चला गया। आरजू सीढ़ियां चढ़ते हुए कार जाने की आवाज सुन रही थी। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, पति पत्नी। राहुल मुझ पर रौब मार रहा था। खुद अपनी बातों को क्लियर नहीं कर सकता। चलो अच्छा है, मुझे क्या लेना, जाता है तो जाए। वो अपने कमरे में चली गई। राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था, आरजू पर भी और खुद पर भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों आरजू को देखकर ऐसे अपना आपा खो बैठता है। उसने महीने पहले हुई घटना के बाद सोच लिया था कि अब वो आरजू के पास ही नहीं जाएगा। उसके पास आकर वो अपना संतुलन खो बैठता है। आज भी यही हुआ। वो उसे हैरी के साथ हंसता देखकर क्यों गुस्से में आ गया? जब उसे उसको तलाक ही देना है तो क्यों उसके किसी और से बात करने से उसे फर्क पड़ता है? वो ब्लू वेल क्लब में आ गया था। बाकी के तीनों पहले ही वहाँ बैठे थे। ईशान बोला, क्या बात है राहुल, शादी का क्या हुआ? तुम तो गायब ही हो गए। यार, घर में इतनी सुंदर पत्नी है तो हम जैसे दोस्तों को कौन मिलने आएगा? उदय बोला। हाँ जी, ये तो है ही। राहुल, तू भी औरों जैसा निकला। रॉकी बोला। हो गया तुम सबका, मेरा मूड पहले से ही ठीक नहीं है और खराब मत करो। कहकर राहुल ने बोतल उठाकर वाइन ग्लास में डाली और बिना रुके एक घूंट में पी गया। वो तीनों से देखकर हैरान हो गए। उदय ने पूछा, क्या हुआ राहुल, तू ठीक नहीं लग रहा? राहुल अब ये तीसरा ग्लास गले में उड़ेल चुका था। उसे हल्का हल्का नशा हो गया था। वो बोला, यार, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने ये सोच के शादी की थी कि कल को तलाक लेना है तो मैं उससे दूर ही ठीक हूँ, पर पता नहीं क्यों जब वो हंसती है, मुस्कुराती है, मुझे प्यारी लगती है। यहाँ तक कि मैंने उसे लिप टू लिप किस कर दिया। फिर मैं उस दिन के बाद बाहर रहने लगा। ये सोचा कि शायद दूर रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, पर जब आज उसे किसी और लड़के के साथ हंस के बात करते देखा तो मुझे जाने क्यों बुरा लगा। मुझे लगा जैसे कोई मेरी चीज मुझसे छीन लेगा, जैसे बचपन में कोई मेरा खिलौना छीन लेता था। ऐसी फीलिंग हुई। मैंने उसे बाद में और लोगों से मिलने से रोका। उसने पता है क्या कहा? वो कहती कि तुम भी तो रोज नई नई लड़कियों के साथ घूमते हो। मेरा मन हुआ कि उसे सच्चाई बता दूं। अगर उसके पास और रुकता तो शायद बता देता, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यार, लगता है तुझे प्यार हो गया है, उदय बोला। अगर तू उसे देखना चाहता है और उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता तो इसका मतलब यही है कि तुझे प्यार हुआ है, रॉकी बोला। उसे न देखे तो चैन तुझे आता नहीं है। एक उसके सिवा कोई और तुझे भाता नहीं है। कहीं तुझे प्यार हुआ तो नहीं है? ईशान ने उसे गाने गाकर छेड़ा। राहुल ने उसे हाथ मारा और बोला, बंद करो ये बकवास। प्यार मुझे नहीं हो सकता। मेरा प्यार बस वो थी। ये बात तुम सब भी जानते हो। उसके सिवा किसी और के लिए मेरे मन में कोई प्यार नहीं है। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।